होगी, ठीक है। इस वाली फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी वो क्या होगी, वो ये होगी, और इस वाली फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी वो क्या होगी, वो ये होगी, ठीक है। तीनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक पॉइंट पे मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो तीन फोर्सेस का जो है, अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, उस पर तीन को प्लेनर फोर्सेस लग रही हैं, तो और वो नॉन पैरेलल हैं, तो उन फोर्सेस का एक कॉमन पॉइंट से गुजरना जरूरी है, वरना ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस करी। इसके अलावा इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन हमने डिस्कस की थी। अब हम इसकी एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं। ये है वर्कशीट नंबर 21। वर्कशीट नंबर 21 है, पेज नंबर 21 है, ठीक है जी। वर्कशीट नंबर 21 है और पेज नंबर भी 21 है, वर्कबुक 2 का। सब लोग वर्कबुक 2 निकाल लें अभी। वर्कबुक 2 में पेज नंबर 21 है, वर्कशीट नंबर भी 21 है। निकाली भी सब लोगों ने वर्कबुक निकाली? वर्कबुक 2 पेज नंबर 21, वर्कशीट नंबर भी 21 है। पहला सवाल देखें। The diagram shows four forces applied to a circular object. Which row describes the resultant force and resultant torque on the object? यानी कि आपको ये बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो है फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है या नहीं है, और इस पर रिजल्टेंट टॉर्क है वो जीरो है या नहीं है। देखिए, अगर आप रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो 20 राइट साइड पर है और 20 राइट साइड पर है, ठीक है। तो राइट साइड पर टोटल फोर्स हो गई 20 + 20 यानी कि 40, और ऊपर फोर्स 30 है और नीचे फोर्स 30 है, तो 30 कैंसिल हो गया, लेकिन 20 कैंसिल नहीं होगा, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रही है 40 न्यूटन की। तो रिजल्टेंट फोर्स इसकी क्या हुई, रिजल्टेंट फोर्स जो इसकी हुई वो नॉन जीरो हुई, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स की नॉन जीरो। अब बने टॉर्क पे। ये जो 20 और 20 की फोर्स है, इसको जरा इमेजिन करें, इस तरह से आप 20 और 20 फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, तो इन दोनों 20 से कपल बनेगा? तो जवाब ये है कि कपल नहीं बनेगा। कपल क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट नहीं है, और ना ही इन दोनों फोर्सेस से जो है कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और जो 30 और 30 है ना, इससे कपल बन रहा है, तो 30 और 30 से कैसे रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस तरह से। तो इसका जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा 30 इंटू डिस्टेंस, यानी कि रिजल्टेंट टॉर्क भी इसका नॉन जीरो होगा। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स भी नॉन जीरो है और आपका रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो भी नॉन जीरो है। तो आपका आंसर हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो एंड रिजल्टेंट टॉर्क नॉन जीरो। आपका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे हम भाई पूछ रहे हैं कोप्लेनर क्या होता है। कोप्लेनर का होता है ऑन द सेम प्लेन, यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये एक लाइन बनाई और मैंने दूसरी लाइन बनाई, तो दोनों लाइन जो है ये इस मैंने अपने टैबलेट की सरफेस के ऊपर बनाई है ना, यानी कि मैं सिर्फ एक प्लेन के ऊपर बना रहा हूँ। ये अगर मैं फर्स्ट करो कि एक लाइन यू बना दूँ, तो ये लाइन फर्स्ट मैंने जो है वर्टिकल बनाई है, यानी कि 3D में, यानी कोप्लेनर का मतलब सिंपली है 2D।
अगर 2D में कोई फोर्स बनी हुई है ना, यानी कि प्लेन के ऊपर हो, तो उसे हम कहेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि इन तमाम फोर्सेस का सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट नहीं होगा उसका, ये मतलब है। ऑलराइट, चलेंगे आ जाए वापस क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है लेडर इज पोजिशनड ऑन आईसी फ्रिक्शनलेस ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, and is leaned against a rough wall. At the instant of release, it begins to slide. Which diagram correctly shows the directions of the forces P, W, and R acting on the ladder as it begins to slide? देखिए एक बात ध्यान में रखें, पहले ये कह रहा है कि फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, यानी ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है, बट इट इज लीन्ड अगेंस्ट अ रफ वॉल। रफ वॉल के अगेंस्ट इसको लीन किया हुआ है, इसको टिकाया हुआ है। रफ वॉल का मतलब है कि दीवार पे फ्रिक्शन होगी। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि डब्ल्यू उसका वेट है। तो कह रहा है कि जो दीवार पे फोर्स लगेगी पी और ग्राउंड पे जो फोर्स लगेगी आर, जो उसका वेट है डब्ल्यू, उसकी डायरेक्शन किसमें सही शो की। लेकिन सबसे पहले आप आ जाएं जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर जो ये सीढ़ी अपने टिकाई हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स होगी और वो होगी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। सिर्फ एक फोर्स होगी और वो होगी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो आर ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, आर आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वेट होगा सीढ़ी का, तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है, तो वेट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा डब्ल्यू। अब रह गया दीवार का मामला। किसका मामला रह गया? अब रह गया दीवार का मामला। अब लेकिन दीवार का मामला जो है ना, कुछ इस तरह से है कि दीवार पर अगर आप गौर से देखें, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। दीवार पर अगर गौर से देखें तो दीवार पर बेसिकली दो फोर्सेस लग रही हैं। ये सीढ़ी स्लिप हो रही है, स्लाइड हो रही है। तो जब सीढ़ी स्लाइड होगी तो उसके बाद फ्रिक्शन लगेगी, और फ्रिक्शन ज़ाहिर किस तरफ लगेगी? डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होती है। जब सीढ़ी स्लाइड होगी तो ये दीवार के अगेंस्ट लगी हुई है ना, तो जब स्लाइड होगी तो दीवार के अगेंस्ट नीचे की तरफ मूव करेगी, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ मूव करेगी। और एक दीवार का भी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस होगा जैसे ग्राउंड का था, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। तो दीवार के ऊपर सीढ़ी पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फ्रिक्शन जो कि ऊपर की तरफ है, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा ना। जब आप इन दोनों फोर्सेस का पैरेललोग्राम बनाएंगे तो रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, डायगोनल ही आएगा। तो लिहाजा जो दीवार पे फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन डायगोनल ही हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर कौन सा बनता है? इस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर जो है वो माशाल्लाह से बी बनता है। आपका आंसर माशाल्लाह से क्या बनता है? बी बनता है। आंसर बी बनने की क्या वजह है? आंसर बी बनने की वजह ये है भाई कि देखिए यहाँ पर इसने जो है वो वेट को तो नीचे ही शो किया हुआ है, जमीन का जो नॉर्मल डायरेक्शन है ऊपर शो किया हुआ है, लेकिन पी को उसने डायगोनली शो किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दीवार पर एक तो नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो नॉर्मल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो सब फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लग रही होगी। ठीक है, तो सिर्फ फ्रिक्शन जो है ऊपर की तरफ यूँ लग रही होगी, तो फ्रिक्शन और नॉर्मलेशन का जो रिजल्टेंट आएगा दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा लाइक दिस। तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप के हजम हो गई होगी बात आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वही सवाल आ गया, कहने के रिजल्टेंट टॉर्क बताएं, रिजल्टेंट फोर्स बताएं। तो देखो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो नहीं है, क्योंकि दोनों 30-30 राइट साइड पर हैं, दोनों का रिजल्टेंट 60 बन रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो नॉन जीरो है। अलबत्ता इस 30-30 के पेयर की वजह से कपल तो नहीं बन रहा, इससे कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन 45 और 45 का कपल बन रहा है, इसकी वजह से ये जो व्हील कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो भी जीरो नहीं है, और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो भी जीरो नहीं है, दोनों नॉन जीरो है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो है और रिजल्टेंट टॉर्क नॉन जीरो है, ये आंसर। ऑलराइट, कह रहा है स्फीयर इज एक्टेड अपॉन बाय वेरियस फोर्सेस ऑल ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड।
force are resultant torque but zero resultant force on the sphere. बताएं कौन से डायग्राम में टॉर्क तो पैदा होगा लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। देखिए पहले डायग्राम में दो फोर्सेस ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ है, तो रिजल्टेंट फोर्स उसमें जीरो नहीं हो सकती। दूसरी डायग्राम में दो फोर्सेस ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो सकती। तीसरी डायग्राम में जितनी फोर्स ऊपर है उतनी फोर्स नीचे है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है। लेकिन यहाँ पे कपल नहीं बन रहा। कपल भी नहीं बन रहा क्योंकि दोनों फोर्सेज एक ही लाइन से गुजर रही है। तो दोनों फोर्सेज एक ही लाइन से गुजरती हैं तो फिर कपल नहीं बनेगा। कपल नहीं बनेगा तो रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो होगा। अलबत्ता डी में अगर आप देखें तो डी में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेज बराबर हैं और यहाँ पे कपल बन रहा है। देखें दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, तो कपल बनने का मतलब है कि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो डी वो डायग्राम है जिसमें टॉर्क तो होगा लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, जैसा कि सवाल की रिक्वायरमेंट थी। सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो होनी चाहिए लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं होना चाहिए, टॉर्क कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो टॉर्क होने के लिए क्या जरूरी होता है? टॉर्क के लिए जरूरत है कि कपल बने। तो यहाँ पर डी में कपल बन रहा है तो ये कपल जो इसको रोटेट करेगा इसमें टॉर्क होगा इसमें, लेकिन जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है उतनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है वो तो जीरो होगी लेकिन रिजल्टेंट जो टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा, रिजल्टेंट टॉर्क कुछ ना कुछ होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5, the vertical forces that the ground exerts on a stationary van are shown. एक वैन है, इस पर ये फोर्सेस लग रही हैं भाई। ये वैन है, इसके पहले पहिए पे कांटेक्ट फोर्स लग रही है, नॉर्मल एक्शन 16,000 का ऊपर की तरफ लग रहा है, और उसके पिछले वाले पहिए पे कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है 9,000 न्यूटन की। डिस्टेंसेस दिए हैं। The van is 2.5 meter long with the wheels at a distance of 0.6 meter from the front of the van and 0.4 meter from the rear of the van. What is the horizontal distance of the van center of gravity from the front of the van? तो क्या फ्रंट से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस बताएं। फर्स्ट करें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, सही है। फर्स्ट करें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वैन का, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये इसका वेट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका वेट हो जाएगा अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ज्यादा ही, ठीक है। तो फर्स्ट करें ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये इसका वेट हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ना फ्रंट ऑफ द वैन से कितना दूर है, आपको ये डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। देखिए इस पर हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें तो फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि सारी अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगी और सारी राइट वाली फोर्सेस लेफ्ट के बराबर होंगी। यहाँ पर राइट और लेफ्ट पे तो कोई फोर्स नहीं है, अप एंड डाउन फोर्सेस है। डाउन फोर्स एक है वेट और अपवर्ड फोर्सेस दो हैं, 16,000 प्लस 9,000। तो वेट ऑफ द वैन कितना हो गया, 25,000 न्यूटन हो गया। तो वेट ऑफ द वैन इज 25,000 न्यूटन। आपको डिस्टेंस डी मालूम करना है। इसके लिए आप सेकंड कंडीशन अप्लाई करें। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होते हैं, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि आप इसके लिए पिवट कहीं भी ले सकते हैं। कोशिश ये करें कि पिवट ऐसी जगह पे लें जहाँ से आपका मसला हल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पिवट जो है वो लेट सपोज इस जगह पे ले लें, तो इस जगह पे लेने का फायदा क्या होगा, आप डायरेक्ट डी निकाल सकते हैं। अगर इस जगह पिवट लेंगे तो 16,000 की फोर्स कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। 9,000 की फोर्स कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वेट जो है कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज। तो वेट जो है उसका डिस्टेंस पिवट से कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट जो है वेट का वो डी है। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज दो हैं, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 9,000। अगर देखो 9,000 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 0.6 प्लस 1.5 यानी कि 1 पॉइंट कितना बनेगा, 2.1 बनेगा इंटू 2.1। नाउ वेट इज 25,000, सो 25,000 मल्टीप्लाई बाय डी बराबर होगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2.1। इसको सॉल्व करके जरा डी बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से शाबाश।
आप इसको सॉल्व करके बताएं डी कितना आ रहा है। मैंने तो कोई ऑप्शन दे दिया है ऑप्शन। ठीक है भाई, तो आपका आंसर आ गया 1.14। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है डायग्राम शो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज व्हिच बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्सेस लग रही हैं, नॉन पैरेलल एंड कोप्लेनर। तो मैंने आपसे कहा था कि जब तीन नॉन पैरेलल और कोप्लेनर फोर्सेस लगती हैं, कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है, तो तीनों फोर्सेस का एक पॉइंट से गुजरना जरूरी होता है। तो अगर आप यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें यूं करके, इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें यूं करके, और इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें यूं करके, तो तीनों फोर्सेस एक पॉइंट से नहीं गुजर रही, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। इस पर देखें, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो आधे तीनों पॉइंट से गुजर रहे हैं। स्केल रख के आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल गुजरेंगे, मेरे पास स्केल नहीं है। लाइन ऐसे गुजर रही है, ये लाइन ऐसे गुजर रही है, और ये लाइन ऐसे गुजर रही है। भाई तो ऑलरेडी नजर आ रहा है तीनों की पॉइंट गुजर रही है। तो जो पहली डायग्राम है इसमें तीनों फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट से नहीं गुजर रही हैं, तो लिहाजा ए कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। सवाल ये था कि विच बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, तो जवाब क्या है कि जो बॉडी ए है वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो तीनों फोर्सेज है वो एक ही पॉइंट से गुजर रही है। क्वेश्चन नंबर 7, a cupboard is attached to a wall by a screw. Which force diagram shows the cupboard in equilibrium with the weight W of the cupboard, the force F that the screw exert on the cupboard, and the force R that the wall exert on the cupboard? कह रहे कि इसमें से कौन सी डायग्राम सही है अगर कबर्ड इक्विलिब्रियम में। तो लॉजिक वही है, तीनों फोर्सेस को आगे ड्रॉ करें, और जिस डायग्राम में तीनों फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट से गुजरेंगे वो हमारा आंसर होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम जो है इसकी लाइन ये हो गई, इसकी लाइन ये हो गई भाई, और इसकी लाइन ये हो गई, तो ये तो तीनों सेम पॉइंट से नहीं गुजर रहे। और ये लाइन स्ट्रेट ये हो गई, ठीक है भाई। तुम लोग पास बुक है भाई, बुक में बनाओ स्केल रख के यार। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, और और ये तो साथ में होगी, लेकिन खुली दूर हैं तो एक साथ गुजर ही नहीं सकती हैं, और ये भी से नहीं गुजरेंगे। ये बड़ा क्लोज है भाई ये तो। अब डी और बी में देख लो कौन से गुजर रहे हैं, बिल्कुल स्केल रख के बारीक पेंसिल से बना के देखो, डी या बी में से कोई एक होगा, डी और बी बड़ा क्लोज आ रहा है। हाँ इधर ये ड्रॉ करो सब लोग और देखो कि डी एग्जैक्ट आ रहा है या बी एग्जैक्ट आ रहा है। डी ज्यादा एग्जैक्ट आ रहा है, बी ज्यादा एग्जैक्ट आ रहा है।
मेरा दिल तो बी पे अटक रहा है, बाकी तुम लोग ट्राई कर लो। यार जरा बी ज्यादा एग्जैक्ट है, डी बी ज्यादा एग्जैक्ट है यार। बी होगा आंसर इसका मेरे ख्याल से। एक चीज है इसमें, इसका आंसर डी होगा, बी नहीं होगा। उसकी वजह बताता हूँ क्या है। उसकी वजह ये है कि इस पे लिखा हुआ है कि फोर्स एस दैट द स्क्रू एक्सर्ट्स ऑन द कबर्ड, यानी फोर्स एस वो फोर्स है जो कि स्क्रू कबर्ड पे लगा रहा है। तो कबर्ड पे तो इस तरफ राइट साइड पे फोर्स लगेगी ना, ये तो लेफ्ट पे, तो ये तो वो फोर्स है जो कबर्ड स्क्रू पे लगा रहा है। तो इसमें डी आंसर होगा, क्योंकि डी में जो स्क्रू कबर्ड पे फोर्स लगाएगा तो कबर्ड की तरफ होगी ना, तो इसमें इसका आंसर डी होगा। आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन विच एग्जांपल इज इट नॉट पॉसिबल फॉर द अंडरलाइन बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। कौन सी एग्जांपल में जो इक्विलिब्रियम नहीं है, जरा ये चेक करें आप। पहले एग्जांपल क्या दे रहा है ये, पहले एग्जांपल दे रहा है कि एन एरोप्लेन क्लाइम्स एट अ स्टेडी रेट। एरोप्लेन क्लाइम्स एट अ स्टेडी रेट। अब देखें अगर एरोप्लेन जो है वो अगर क्लाइम कर रहा है, एरोप्लेन क्लाइम कर रहा है स्टेडी रेट पर, यानी कि जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स है वो बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा होती है तो वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता है, और डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होती है तो वो डिसेलरेट कर रहा होता है। लेकिन स्टेडी रेट से ऊपर उठने का मतलब है कि अपर डाउनवर्ड फोर्स बराबर है, तो इक्विलिब्रियम में। दूसरे में कह रहे हैं एरोप्लेन टोज अ ग्लाइडर एट अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड। एक एरोप्लेन जो है ग्लाइडर को कांस्टेंट एल्टीट्यूड पे जो है वो क्या कर रहा है, टो कर रहा है। तो कांस्टेंट एल्टीट्यूड का मतलब है कि वही वाली बात है कि अपर और डाउनवर्ड फोर्स बराबर है। सी में कह रहा है कि स्पीड बोट चेंजेस डायरेक्शन एट अ कांस्टेंट स्पीड। चेंजेस डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज का मतलब है कि वहां पर एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन होने का मतलब क्या है कि वहां पर रिजल्टेंट फोर्स होगी। और जब वहां पर रिजल्टेंट फोर्स होगी तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम की पहली शर्त ये है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो। चूंकि ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा, और फिर कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होने का मतलब ये है कि इसको लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो नहीं हो सकती। तो लिहाजा इसका आंसर सी होगा। बाकी डी में कह रहा है कि टू टग बोट्स टू अ शिप इनटू हार्बर। तो दो टग बोट्स अगर शिप को टो करती हैं, अगर कांस्टेंट स्पीड से टो करती हैं, ज़ाहिर वो जो है पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम में। उसने बोला कि पॉसिबल ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम में, नॉट पॉसिबल। तो अगर आप जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए कि आपका जो है वो एक्सीलरेशन जीरो और रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या बताएगी आपको, द पॉइंट at which the whole weight of a body, the whole weight of a body is considered to act। यानी कि वो पॉइंट जहां पर आप कंसीडर करते हैं कि बॉडी का सारा वेट लग रहा होगा, वो पॉइंट जहां पर आप कंसीडर करते हैं कि बॉडी का सारा वेट लग रहा होगा, उसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मोमेंट ऑफ अ फोर्स किससे कहते हैं भाई, मोमेंट ऑफ अ फोर्स की डेफिनेशन क्या है कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स है वो बराबर है किसके, बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the pivot to the line of action of force। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन से लेकर पिवट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको फोर्स से मल्टीप्लाई करें तो मोमेंट आ जाता है भाई। उसके बाद कहने का स्टूडेंट इज बीइंग वेट, द स्टूडेंट ऑफ वेट W stands 0.3 मीटर फ्रॉम द एंड A of a यूनिफॉर्म प्लैंक ABS जोन। इस लफ्ज पे जरा गौर करना है भाई, यूनिफॉर्म प्लैंक।
ये एक यूनिफॉर्म प्लैंक है। यूनिफॉर्म प्लैंक का मतलब क्या है ये बताएं जरा मुझे, मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म लिखने का मकसद क्या है एग्जामिनर का? रेस्ट में। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ, यूनिफॉर्म लिखने का क्या मकसद है एग्जामिनर का यहाँ पर? सर उसका वो ग्रेविटी वाला पॉइंट बिल्कुल बीच में होगा। वेरी गुड। इसका मतलब ये कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पर है इसके, ये मतलब है इसका, सही है ना? तो यानी कि इसका जो वेट होगा प्लैंक का, जो अपना वेट होगा वो बिल्कुल सेंटर में लग रहा होगा। यानी कि अगर फर्स्ट के लिए प्लैंक जो 2 मीटर लंबा है अगर, ठीक है, अगर ये प्लैंक मिसाल के तौर पे 2 मीटर लंबा है अगर, ठीक है, तो जो वेट होगा अगर फर्स्ट करें कि यहाँ पे कहीं वेट लग रहा है इसका बिल्कुल सेंटर में, लेट से वेट लग रहा है 80 न्यूटन। जो 80 न्यूटन का वेट है प्लैंक का, इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम एनी कॉर्नर वो 1.0 मीटर होगा। तो बंद करके आया करो क्लास में यार तुम लोग, ठीक है भाई? तो ये जो है 1 मीटर फ्रॉम राइट होगा एंड 1 मीटर फ्रॉम लेफ्ट होगा, ये मतलब होगा इसका। The plank has weight of 80 Newton and length 2 meter. A pivot piece supports the plank and is 0.5 meter from the end A. ये pivot है भाई यहाँ पर, और pivot जो है वो A से कितना दूर है? 0.5 मीटर दूर है। The weight of 70 Newton is moved to balance the weight of the student. ये 70 न्यूटन का वेट रखा है pivot के दूसरा, ताकि बच्चे के वेट को हम बैलेंस कर सकें। The plank is in equilibrium when the weight is 2 मीटर फ्रॉम दी एंड बी, और जब ये 70 का वेट 0.2 मीटर होता है तो उस वक्त ये बैलेंस हो जाता है, बच्चे के वेट को बैलेंस कर लेता है, क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाता है। कह रहे स्टेट 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्लैंक टू बी इन इक्विलिब्रियम। दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ी थी? तो कंडीशन हमने मैं पहले पढ़ी थी कि रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है कि रिजल्टेंट मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट के वाली सारी रिजल्टेंट फोर्सेस 0 होनी चाहिए, मतलब सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे मूवमेंट्स का रिजल्टेंट जो है वो भी 0 होना चाहिए। कह रहे डिटरमिन द वेट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का वेट निकालना है। तो स्टूडेंट का वेट आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखें पिवट आपका P पर है, आप क्लॉकवाइज मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर ले लें। बच्चे का वेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो बच्चे का जो वेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे आएगा? बच्चे का वेट मल्टीप्लाई हुआ है बच्चे का वेट पिवट से कितना दूर है। देखिए ये डिस्टेंस 0.5 है, ये डिस्टेंस 0.3 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा 0.5 माइनस 0.3, यानी कि डिस्टेंस होगा 0.2। तो वेट को आपने मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर दिया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इस 80 न्यूटन का क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और इस 70 न्यूटन का भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। अब जरा मुझे बताएं कि पिवट से लेकर और ये 80 न्यूटन तक का डिस्टेंस कितना होगा? देखें ये ऊपर कॉर्नर से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, और यहाँ से लेके पिवट तक जो है ये 0.5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 0.5 मीटर होगा। तो जो 80 न्यूटन है इसका डिस्टेंस पिवट से कितना है? तो जो 80 न्यूटन है इसका डिस्टेंस पिवट से 0.5 मीटर हो गया, प्लस 70 न्यूटन का डिस्टेंस देखें कितना है? देखें पिवट से लेकर यहाँ तक जो है वो 0.5 है, और पिवट से लेकर यहाँ तक जो है 1.0 है। तो इस 1.0 में से आप ये डिस्टेंस निकालते हैं, कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? 0.2। 0.2 निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? ये डिस्टेंस बचेगा 0.8। अब ये 0.8 और ये 0.5, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 70 न्यूटन का वेट आ जाएगा फ्रॉम द पिवट। तो 70 न्यूटन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो वेट किसके बराबर होगा? 40 प्लस पता नहीं कितना 91 डिवाइडेड बाय 0.2, तो वेट 91 कितना होता है? 1/3, दैट विल बी 500 650 आई थिंक। चेक करो, ये आंसर आ रहा है? कैलकुलेटर निकालने सब लोग चेक करने यही आ रहा है।
655 आ रहा है, नहीं आ रहा? अभी चेक करो 655 आ रहा है, नहीं आ रहा आंसर? ठीक है, तो बस भाई ये आपका आंसर हो गया 655 न्यूटन। ठीक है भाई, so answer is 655. फिर क्या, if only the 70 Newton weight is moved, there is a maximum weight of a student that can be determined using the arrangement shown in figure 3.1. State and explain one change that can be made to increase this maximum weight. मतलब बात का मतलब ये कि अभी 70 न्यूटन का वेट जो है बच्चे के वेट को बैलेंस कर रहा है। अगर आप बच्चा 55 न्यूटन का है ना, अगर बच्चा आप 660 न्यूटन का लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए आप 70 न्यूटन का वेट जो है वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो अगर आप 70 न्यूटन का वेट जो है इसको और पीछे मूव करेंगे तो ये और भारी बच्चे को बैलेंस कर लेगा। थोड़ा और भारी बच्चा आ गया तो आप 70 न्यूटन के वेट को थोड़ा सा और राइट में शिफ्ट कर देंगे। और मैक्सिमम 70 न्यूटन का वेट कहाँ तक जा सकता है? कॉर्नर बी तक जा सकता है ना। अभी कॉर्नर बी पे गया, उसने एक बच्चे के वेट को बैलेंस कर लिया। लेकिन फर्स्ट करें, अगर बच्चे का वेट और ज्यादा कर दें आप तो फिर 70 न्यूटन का वेट उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो कह रहे हैं कि ये बताएं कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। मतलब 70 न्यूटन का वेट हमने मैक्सिमम बी तक ले गए, और उससे आगे तो नहीं लेके जा सकते ना। तो अब इसके अलावा अब हम क्या करें कि हम जो है और भारी बच्चे का वेट नाप सकें। तो इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लें कि हम जो है वो इस अपना पिवट को थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट कर दें। अगर हम पिवट को थोड़ा सा राइट पे नहीं, एक्चुअली पिवट को थोड़ा सा लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें अगर, तो फिर हम मजीद भारी बच्चे का वेट जो बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि अगर फर्स्ट करें बच्चा बहुत भारी आ गया है यहाँ पर और वेट कॉर्नर पर के रखने के बाद भी वो बैलेंस नहीं हो रहा, तो अगर हम पिवट को थोड़ा लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे तो बच्चे का जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, और वेट का और इसका 70 न्यूटन का जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो आप भारी बच्चे को बैलेंस कर पाएंगे। फिर जवाब क्या होगा? फिर जवाब ये होगा कि वी माइट shift the pivot to the left side that makes the anti-clockwise movement due to weight of child is smaller and clockwise movement of 80 Newton and 70 Newton weights ठीक है जी। इस तरह से जो है आप अपने मसले को हल कर सकते हैं। चलें, इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, state two conditions for a system to be in equilibrium। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि जो रिजल्टेंट फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो कितनी होनी चाहिए? रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि रिजल्टेंट मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो है 0 के बराबर होनी चाहिए, रिजल्टेंट मोमेंट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। फिर कह रहा है कि अ पैराग्लाइडर पी ऑफ मास 95 किलोग्राम, एक सेकंड रुकना है जरा।
ऑलराइट आ जाए पार्ट बी पे। पार्ट बी में कह रहा है कि a paraglider P of mass 95 kg is pulled by a wire attached to a boat as shown. The wire makes an angle of 25 degree with the horizontal water surface P. Surface P moves in a straight line parallel to the surface of the water. The variation with time t of the velocity of v of P is shown. Show that the acceleration of P is 1.4 meter per second square at time t is equals to 5.0 seconds. तो कह रहा है अब ये साबित करें कि 5.0 सेकंड पर इसका एक्सेलरेशन जो है 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फ्रॉम द ग्राफ। पहले देखें 5 सेकंड है कहाँ पर। 5 सेकंड में ख्याल से यहाँ पर है, इस जगह है। अब ये 5 सेकंड पर ठीक है, इस पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन चाहिए। अब जिस पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हर जगह क्या होता है, हर जगह सेम होता है। तो अब ये दो पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें। जिस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, x2 और y2 हो जाएंगे, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 और y1 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे भाई x की वैल्यू है यहाँ पर है मेरे ख्याल से 4 और y की वैल्यू यहाँ पर 4.2, 4.6, 4.8। देखिएगा सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 4.6 4.2 हाँ 4.6 है, सॉरी ये 4.8 नहीं है बल्कि 4.6 है। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x इसका है 7.8 आई थिंक, x इसका 7.8 है और y इसका 10.0 है। ठीक है भाई, जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ग्रेडियंट के बराबर होगा, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस 7.6 क्यों होगा, एक पॉइंट 2 का है ना, ये देखो ना 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8 है ना यार। तो y2 माइनस y1 कर लेते हैं, y2 is 10, y1 is 4.6, x2 is 7.8, x1 is 4, तो ये हो जाएगा 5.4 डिवाइड बाय 3.8। 5.4 डिवाइड बाय 3.8 करके देखो क्या आ रहा है भाई, ये 1.4 बन रहा है पूरा पूरा, 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया 1.4। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस मूव बाय p फ्रॉम टाइम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 7 सेकंड्स। 0 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक का डिस्टेंस निकालना है। तो 0 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक का डिस्टेंस मतलब है कि एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होगा। पहले देखें 7 है कहाँ पर, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6, ये हो जाएगा 7, ये 7 है भाई, ये माशाल्लाह से 7 है, तो ये 7 है, और 7 जो है ये इस जगह 7 है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कितना है, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, ये पॉइंट 8.8। अब आप क्या करोगे, एक तो आप ये ट्रेपेजियम ले लो यहाँ से यहाँ तक का, एक तो आपने ट्रेपेजियम ले लिया और ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना बनेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4.2, 4.4, 4.6, इस रेक्टेंगल एरिया हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4.6। ये हो गया। ट्रेपेजियम पे आ जाओ आप, ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो कितना बनेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड है 4.6 प्लस दूसरी साइड ये कितनी है 8.8 प्लस 8.8,
मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस इसका कितना है 4 से लेके 7 तक यानी कि 3, ठीक है। और ये कितना बनता है, ये बनता है 4.6 प्लस 8.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, तो ये वाला एरिया हो गया 20.1 और ये वाला एरिया कितना होगा 4 इंटू 4.6, 4 इंटू 4.6, ये वाला एरिया हो जाएगा 18.4। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 18.4 प्लस 20.1, तो ये 38.5 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है भाई, 38.5 मीटर। चेक करें सब लोग अपने ग्राफ पे देखें, ये आंसर आ रहा है, एरिया निकाल के देखें, ये एरिया आ रहा है सबका 38.5 मीटर आ रहे हैं एरिया सबका, चेक कर लें इस चीज को। Calculate the change in kinetic energy of P from time t equals to 0 to t equals to 7। देना 0 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, 0 सेकंड पे आपकी स्पीड थी 4.6 नहीं 4.6 और 7 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी 8.8 थी। मास माशाल्लाह से कितना है 90, मास से 95, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, तो देगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है भाई। तो हाफ हो गया, मास आपका है 95 kg, फाइनल स्पीड आपकी है 8.8 7 सेकंड पर और 0 सेकंड पर आपकी स्पीड है 4.6 आई गेस का स्क्वायर, 0 सेकंड पर आपकी स्पीड 4.6 है और 7 सेकंड पर 8.8 है, बिल्कुल सही है। तो देखें कितना बनता है 8.8 का स्क्वायर माइनस 4.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2673, हो जाएगा 2673, यानी ये बनेगा 2.67 इंटू 10 की पावर 3 जूल्स। आप चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2670 जूल्स। उसकी जगह आंसर अपना 3 SF से ज्यादा में नहीं लिखते, तो 2670 लिखेंगे तो उसमें 4 SF हो जाएंगे, तो इसमें 2670 जो है इज अ बेटर चॉइस, ठीक है, इसलिए 2670 इज अ बेटर चॉइस। उसके बाद ये कह रहा है कि so ये कह रहा है द टेंशन इन द वायर एट टाइम equals to 5 seconds is 280 न्यूटन, so calculate for the horizontal motion the vertical lift force। वे भाई ये दो पार्ट ये रह गए सवाल एक, चलिए अभी नहीं हो पाएंगे, अभी टाइम खत्म हो रहा है, मुझे अगली क्लास के लिए प्रिपरेशन करनी है, कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। वैसे अगर कौमी गैरत और शर्म हो जाएगा तकाजा तो ये कि बाकी जो 2 पार्ट बचे हैं ये आप लोग खुद ही कर लें, आप लोग ट्राई करके रखिएगा, वरना के फल फिर इंशाल्लाह कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो अभी तक का जो काम है ये मैं अपने साथ कर दूँ, फिर ये कि फिर इसको कल इसको अगले सवाल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको।